Good evening and welcome. This is lecture number 7 on solid state physics, and in this lecture we will discuss the structure of graphite, and we will also do some CSIR problems on these topics. So you know that पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रेफीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी. तो उस स्ट्रक्चर्स की सीरीज में जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर. तो इसके बाद हमारा एक्सआरडी स्टार्ट हो जाएगा, एक्सआरडी पढ़ेंगे. तो ये स्ट्रक्चर्स में लास्ट स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफीन की स्ट्रक्चर से बिल्कुल, अगर आपको ग्रेफीन की स्ट्रक्चर समझ में आई है तो इसकी स्ट्रक्चर समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, क्योंकि लेट अस स्टार्ट करते हैं कि ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्या कुछ होता है. तो ये सारी लिस्ट, जैसे कि हमने सभी क्रिस्टल्स में ये लिस्ट का आंसर किया है, तो इसके केस में भी हम इस लिस्ट का आंसर करेंगे. ये सारी कि इसमें क्या कन्वेंशनल यूनिट का टाइप होता है, क्या इसका लैटिस होता है, और क्या कुछ बेसिस डिस्क्रिप्शन होता है, कितने एटम्स का बेसिस होता है. तो यू आर अवेयर दैट कि जो ग्रेफाइट है ये एक कार्बन का एलोट्रोप है. जैसे क्लासिकली हमने ग्रेफीन के केस में बात की थी कि क्लासिकली कार्बन के दो एलोट्रोप्स ही नोन थे, कि डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है. रिसेंट इसके जो एलोट्रोप्स फाइंड आउट हुए वो थे ग्रेफीन, जो अभी 2004 में डिस्कवर हुआ था. ठीक है, उसके पहले हुआ था कि बकमिंस्टर फुलरीन था. तो इस तरह के ये एलोट्रोप्स थे कार्बन के, ये रिसेंट एलोट्रोप्स में था ग्रेफीन. ग्रेफाइट क्लासिकल एलोट्रोप है. और ग्रेफाइट का किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि जैसे कि हमने उसके केस में देखा था, ग्रेफीन एक प्लेनर लेयर थी. तो ग्रेफाइट क्या होता है कि उन ग्रेफीन की लेयर्स की स्टैकिंग होती है. जैसे एक ग्रेफीन की स्ट्रक्चर थी एक लीनियर, मतलब 2 डायमेंशनल. ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर थी ग्रेफीन की. अगर उस ग्रेफीन की स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट ग्रेफीन की स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट, इस तरह से अगर सारे ग्रेफीन की स्ट्रक्चर्स को स्टैक करें तो जो हमें फॉर्म मिलती है वो ग्रेफाइट की मिलती है. तो ग्रेफाइट इज नथिंग बट द स्टैकिंग ऑफ ग्रेफीन लेयर्स. ग्रेफीन की स्टैकिंग है. तो ये तो हमें पता चल गया कि ग्रेफीन की स्टैकिंग है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुड अराइज कि ग्रेफीन की किस तरीके से स्टैकिंग कर रखी है. क्या मतलब पहली ग्रेफीन की लेयर और आइडेंटिकल दूसरी ग्रेफीन की लेयर उसके ऊपर है, या कुछ डिस्प्लेस्ड है, या फिर वर्टिकल है, या फिर किस तरह से, क्या कितनी डिस्प्लेस्ड है, या फिर है नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. तो हमें ये पता चल गया कि ग्रेफीन की स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, लेयर्ड फॉर्म में स्टैकिंग होती है. तो ग्रेफीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, हेक्सागोनल टाइलिंग पे होती है. ठीक है, तो ग्रेफीन की स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कि जो ग्रेफीन की स्ट्रक्चर थी हमने कल किस तरीके से देखी थी कि इस तरह की हेक्सागोनल टाइलिंग होती है पूरे में, और जो ये इसके कॉर्नर होते हैं इन पे कार्बन एटम होते हैं, कॉर्नर्स पे कार्बन एटम होते हैं. इस तरीके की टाइलिंग होती है पूरी ग्रेफीन की स्ट्रक्चर में. इस तरह से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है ग्रेफीन की. ये भी आपको पता है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है ग्रेफीन की. इस तरह से इस तरह से होता है. इस तरीके से ग्रेफीन का रेपिटेशन होता है, और फिर इन पे कॉर्नर्स पे कार्बन एटम्स रखे होते हैं. इस तरह से यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं. ग्रेफीन के केस में हमने देखा था कि 2 एटम बेसिस है ग्रेफीन में. हम ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ग्रेफीन में क्या कुछ सिस्टम होता है. ये कार्बन एटम्स इस तरीके से रखे होते हैं.
ये ग्रेफीन की एक सिंगल लेयर बनाई हमने। क्लियर है? तो इस तरीके से जो ग्रेफीन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके ऊपर आएगी, नेक्स्ट एक और ग्रेफीन की लेयर इसके ऊपर। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है कि जो नेक्स्ट लेयर होती है वो भी ग्रेफीन की होती है, इस तरीके से इनमें स्टैकिंग होती है, और वो थोड़ी डिस्प्लेस्ड होती है, और डिस्प्लेस्ड अलोंग द बॉन्ड लेंथ। हम इसको मतलब समझने के लिए, विजुलाइज करने में आसान रहेगा कि हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लें। तो नेक्स्ट लेयर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये इस तरीके से ये एक प्लेनर फॉर्म है, तो ये आप सपोज कर लो कि ये ग्रेफीन की एक सिंगल लेयर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेयर आएगी ग्रेफीन की वो किस तरीके से आएगी कि सपोज ये सेकंड लेयर है ग्रेफीन की, तो जो ये ग्रेफीन की सेकंड लेयर है ये इसके ऊपर एज इट इज इस तरीके से ना रख के किस तरीके से रखी होती है कि ये इस तरीके से डिस्प्लेस्ड होती है, थोड़ी इस तरह से ये डिस्प्लेस्ड हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ी डिस्प्लेस्ड होती है, ठीक है, इस तरह से डिस्प्लेस्ड होती है। जो नेक्स्ट आएगी, अब थर्ड लेयर आएगी वो पहली वाली के आइडेंटिकल, जो थर्ड आएगी वो पहली वाली के आइडेंटिकल इस तरह से। फोर्थ आएगी वो फिर थोड़ी डिस्प्लेस्ड। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो इनको। क्लियर है? तो ये विजुलाइज करने का एक तरीका है कि जो नेक्स्ट लेयर है और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो डी है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, डी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है। लैटिस हमने किस तरीके से डिफाइन किया था इस केस में? लैटिस कैसे डिफाइन किया था ग्रेफीन के केस में कि इस एटम के अगर हम राइट हैंड में साइड में चले तो हमें एक एटम मिलेगा, बट अगर इसके राइट में चले तो नहीं मिलेगा। तो हमने ये किया था कि भाई ये लैटिस पोजीशन सभी पे नहीं हो सकती, एक छोड़ के एक लैटिस पोजीशन कंसीडर करिए। तो इस तरीके से लैटिस पोजीशंस हमने डिफाइन की थी अल्टरनेट एटम्स को। अल्टरनेट्स को हमने लैटिस पोजीशंस लिया था इस तरह से। अल्टरनेट ये लैटिस पोजीशंस है। ये ग्रेफीन के केस में था इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरीके से लैटिस पोजीशंस थी। तो हम बात करने जा रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो किस तरीके से आएगी। तो जो नेक्स्ट लेयर है वो अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थोड़ा डिस्प्लेस्ड होगी, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के अलोंग, और कितनी डिस्प्लेस्ड होगी? डी डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो लेंथ है ना कार्बन कार्बन, इसके अलोंग डी डिस्प्लेस्ड होगी। तो हम यहाँ से अगर नेक्स्ट लेयर अपनी बनाना चाहें तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो किस तरीके से आएगी? मान लो कि ये जो डिस्प्लेस्ड हुई वो इतनी होगी, ठीक है, ये डी डिस्प्लेस इतनी डी है। तो जो लेयर आएगी वो नेक्स्ट आएगी उसकी भी इसी तरीके की स्ट्रक्चर, तो इसी तरीके की होगी, हेक्सागोनल टाइलिंग ही होगी, हेक्सागोनल टाइलिंग ही होगी इस तरीके से। इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है? ये इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो कितनी डिस्प्लेस्ड हो रही है। जो नेक्स्ट लेयर है वो इस तरीके से डिस्प्लेस्ड हो रही है। इस तरीके से शिफ्ट हो रही है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो सेकंड लेयर है वो किस तरह की शिफ्ट हो रही है, किस तरह की शिफ्टिंग है उसमें। यहाँ पे कार्बन एटम मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी तो ग्रेफीन की है सेकंड लेयर भी तो। क्लियर है?
तो इस तरीके से नेक्स्ट लेयर आएगी, वो रिपीट होती जाएगी, ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा इस तरह से। इस तरीके से ये सेकंड लेयर ग्रेफिन की, इसके ऊपर इस तरह से स्टैक होगी। क्लियर है? इस तरीके से सेकंड लेयर की स्टैकिंग है। ठीक है, तो हम बात करें अब जो थर्ड लेयर आएगी वो पहली वाली के आइडेंटिकल आएगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ए बी टाइप इस तरीके से हो सकती है इसमें। ठीक है, पहली ए, दूसरी से इतनी डिस्प्लेस्ड, तो जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के केस में हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रही है। बट यहाँ की ये डिफरेंट है कि नीचे एक लेयर है, ऊपर इस तरह की लेयर है। तो हम कन्वेंशनल यूनिट सेल की बात करें तो कन्वेंशनल यूनिट सेल किस तरह की होगी, जैसे हमने ये जो रेड सर्कल है ये लैटिस पॉइंट्स मान रखे हैं, तो इस तरह से कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी। कन्वेंशनल यूनिट सेल इस तरीके की होगी। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, रोम्बस होगी। 120 डिग्री एंगल है, ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं बना, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से 120 डिग्री, ठीक है। ये बेस हमने इस तरह से बनाया, 4 एटम है इस तरीके से, ब्लैक से शो कर रहे हैं। और एक ये एटम आ रहा है इसका, ये वाला इधर नीचे वाली लेयर का ब्लैक, ये ठीक है, इस तरह से आ रहा है। या फिर आप इस तरह से चूज करना चाहो तो हम ऐसे चूज करने में ये कोई मिस्टेक नहीं है, पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि ये भी लैटिस है, इसमें कोई जैसे इस तरह से हम अगर चूज करें ये, तो ये थोड़ा इससे एनालोगस होगा। ठीक है, तो जो नीचे वाली लेयर है उसका ब्लैक एटम यहाँ पे आ रहा है, कार्बन एटम यहाँ पे है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग है इस तरीके से। नेक्स्ट इस पे ब्लू लेयर रखी हुई है ग्रेफीन की, तो नेक्स्ट आएगी ब्लू लेयर। तो हम इसको इस तरह से इस तरह से होगा। तो जो बॉटम लेयर है वो इसकी ग्रेफीन की है, इसके ऊपर ये दूसरी ग्रेफीन लेयर थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड है। नेक्स्ट लेयर आएगी वो इसके आइडेंटिकल आएगी। ठीक, आइडेंटिकल आएगी तो मान लो कि ऊपर वाली लेयर बनाते वो आइडेंटिकल इस तरह से, यहाँ कार्बन एटम्स होंगे इस तरह से, यहाँ एक कार्बन होगा, ये बॉन्डिंग होगी टेट्राहेड्रल। और जो बीच की ब्लू वाली लेयर है ये कितनी हाइट पे है, लेट्स से कि इसकी लैटिस पैरामीटर डिफाइन कर दे कि ये हाइट है इसकी यूनिट सेल की C, और ये B = A एंड दिस इज A एंड गामा इज 120, गामा इज 120। ठीक है, तो C/2 हाइट पे एक ये देखो C/2 हाइट पे ये वाली लेयर है, ये वाली ब्लू वाली। ठीक है, तो इसका किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लू एटम है, ये एक इसके सेंटर में है। ठीक है, और यहाँ भी होगा, इसके एजिस पे भी होगा। तो जो सेकंड आएगी यूनिट सेल वो सेकंड जो लेयर आएगी ग्रेफीन की वो किस तरह की होगी, ब्लू कलर की होगी, और इस तरीके से उसकी स्टैकिंग होगी C/2 हाइट पे। ठीक है,
C/2 हाइट पे सेकंड लेयर है ग्रेफीन की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रक्चर्स। ये सेकंड लेयर का। अब इसमें देखो ये ब्लू एटम इस साइड है थोड़ा, मतलब इस इधर होगा ये इस तरह से। तो ये इसकी कन्वेंशनल यूनिट सेल है। तो कन्वेंशनल यूनिट सेल हम क्या लिखे? कन्वेंशनल यूनिट सेल क्या है? रोम्बस बेस्ड प्रिज्म, रोम्बस बेस्ड प्रिज्म, ये हो गई कन्वेंशनल यूनिट सेल। एन इफेक्टिव कितने हैं इसमें? अब देखो जो हमने ग्रेफीन के केस में एन इफेक्टिव निकाला था वो कितना था? एक लैटिस पे 2 कार्बन के एटम रखे हैं, ठीक है। अब इसमें 2 लेयर है ग्रेफीन की, एक तो ओरिजिनल जिस तरह से रखी है, दूसरी बॉन्ड लेंथ के अलोंग डिस्प्लेस्ड है। तो 2 ग्रेफीन लेयर्स के कितने हो गए इफेक्टिव लैटिस? 4 हो गए, एक तो नीचे वाले का एक ऊपर वाले का। तो इफेक्टिव इसमें एन इफेक्टिव कितने हो गए? एन इफेक्टिव हो गए 4 कार्बन एटम, ठीक है। और लैटिस टाइप कौन सा है? अब लैटिस कौन सा है? जैसे कि हमने हेक्सागन के केस में देखा था, वही लैटिस है जैसा हेक्सागन के केस में था। तो लैटिस टाइप इसका वही है, हेक्सागोनल प्रिमिटिव, हेक्सागोनल प्रिमिटिव या फिर कहो सिंपल हेक्सागन। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? इस केस में प्रिमिटिव एंड कन्वेंशनल दोनों यही है, सेम है, ठीक है। प्रिमिटिव भी यही है, इससे छोटी पॉसिबल नहीं है। तो प्रिमिटिव भी यही है, रोम्बस बेस्ड प्रिज्म, प्रिमिटिव भी है। एन इफेक्टिव प्रिमिटिव में 4 आएंगे। बेसिस डिस्क्रिप्शन क्या है कि 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम और उनकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन कैसे बताएंगे? अब देखो अगर हम इस तरीके से अपना सिस्टम सेट करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे? 0 0 0 इस वाले के, और ये एज पे है इसके क्या होंगे? इसके एक्स और वाई में तो कोई है नहीं, सिर्फ हाइट है इसकी, हाइट है। और कितनी हाइट है? 1/2, ठीक है। जेड एक्सिस में हाइट ही तो है इसकी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब देखो इसको, ये ट्रायंगल के का सेंट्रोइड है, ठीक है। सेंट्रोइड है तो ये क्या होगा? जैसे कि हमने ग्रेफीन के केस में निकाला था, तो ये इसको a/2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। a/2 में डिवाइड करेगा, ये वाली लेंथ हो गई a/2। ये a/2 हो गई, तो ये भी a/2। तो इस a कोऑर्डिनेट तो आ गया इसका 1/2, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? b क्या आएगा इसका? देखो एक बार b क्या आएगा इसका। देखो इसका ये 1/a/2 नहीं होगा, क्योंकि इसको पैरेलल, इसके पैरेलल देखेंगे, इसका इंटरसेप्ट इसके पैरेलल देखेंगे इन एक्सिस की कि कितना इंटरसेप्ट कर रही है, ये आएगा। और इसके पैरेलल, इस वाले के पैरेलल आएगा ये। तो थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल के बनाते हैं इस तरह से। इस तरीके से तो नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है। यहाँ है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोइड होता है, ये वाली लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है, और अगर हम इससे पैरेलल ये खींचेंगे तो ये भी 2:1 होगा, ठीक है। तो हम टोटल 3 पीसेस करके हमने ये, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा इसका 2/3। तो किसके अलोंग आएगा 2/3? 2/3 तो एक्स के अलोंग आएगा और वाई के अलोंग आएगा 1/3, और जेड के अलोंग तो है ही नहीं, तो इसका आ जाएगा 2/3, 1/3 एंड 0। क्लियर है?
नेक्स्ट हम इसका बताएं तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए भी ठीक इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, ये इस पे हाइट कोऑर्डिनेट हो रहा जाएगा, बाकी तो सेम रहेंगे क्योंकि ये c/2 हाइट पे है। तो इसके लिए आ जाएगा 2/3, 1/3 एंड हाफ। तो ये हमने बेसिस डिस्क्रिप्शन में 4 कार्बन एटम है और उनकी पोजीशन क्या क्या है 4 कार्बन एटम्स की। एक तो 0 0 0 पे है, दूसरे की क्या है 2/3, 1/3 एंड 0, तीसरा की क्या है एज के जो सेंटर पे ये है 0 0 1/2, 0 0 1/2, और जो फोर्थ है वो 2/3, 1/3 एंड 1/2। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन में हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, अब देखो एक कार्बन एटम नियर बाई कितने से अटैच है, 3 से अटैच है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गए 3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गए 3। डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे है, अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमने इनिशियली मानी थी d है। अब d को लैटिस पैरामीटर की फॉर्म में निकाले a की फॉर्म में। तो देखो यहां से ये देखो, ये हम इस तरीके से ले लें, ठीक है। इसको देखो नीचे वाले को, ये ब्लैक कार्बन का एटम है, इस तरह से यहाँ पे 2 कार्बन एटम है और ये है A और ये है D, और ये एंगल है 120 और ये है 60, तो ये हो जाएगा 30। तो ये एंगल हो गया 30 और इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये a/2 होगा। ये थोड़ा सा दिख रहा है बट एक्चुअली a/2 ही होगा, ठीक है। a/2 होगा तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, a/2 over d इज इक्वल्स टू cos 30, a/2d इज इक्वल्स टू √3/2 cos 30 की वैल्यू, a क्या हो गया √3d। ये हमने ग्रेफिन के केस में भी निकाला था। तो a आ गया √3, तो डिस्टेंस क्या आ गई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी d, तो d क्या हो जाएगा लैटिस पैरामीटर की फॉर्म में, d क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू a/√3। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है इसके केस में, ग्रेफाइट के केस में उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है d होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो d की वैल्यू पता चल गई तो a की भी आ जाएगी, a की होती है 2.46 समथिंग, 2.46 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू होती है लैटिस पैरामीटर्स की।